Okay. Good morning, everyone. So, how's the जोश? लॉ के लिए है ओके फाइन. एक रूल है लॉ के लिए, इंग्लिश और हिंदी हम लोग यूज करेंगे. स्ट्रिक्टली नो मराठी, बिकॉज लॉ में आई कांट एक्सप्लेन इन मराठी. आई कांट सिंपली. हिंदी में आई कैन एक्सप्लेन यू, आई कांट एक्सप्लेन इन मराठी. बीसीआर में चलने का क्योंकि इंग्लिश था, बट आई कांट इन लॉ. ठीक है. कुछ नहीं समझ रहा है तो आई कैन ट्राई कि थोड़ा एक आध वर्ड नहीं समझ रहा तो उसको मराठी में कैसे एक्सप्लेन करें, बट हिंदी में आई बी एबल टू एक्सप्लेन इजी. तो हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश यूज करेंगे, दैट इज इंग्लिश यूज करेंगे. ठीक है. इंग्लिश नहीं समझेगा दैट इज ओके, मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँगा, दैट वुड बी वेरी फाइन. ठीक है. सो ये सब्जेक्ट आपको पता है ना कि 100 मार्क्स का है फाउंडेशन लेवल पे, और 40 मार्क्स का बीसीआर है, हमने ऑलरेडी सीखा है, एंड 60 मार्क्स का बचा लॉ है. तो कौन से पेपर्स आपके फाउंडेशन लेवल पे एमसीक्यू के हैं? हाँ, मतलब इसका दूसरा मीनिंग क्या हुआ? हाँ, डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या? आपने 12th में कौन से पेपर्स लिखे थे डिटेल में? सारे सब्जेक्ट लिखे थे. बेसिकली वो थ्योरी पेपर्स है, तो लॉ इज ऑल्सो थ्योरी पेपर. ठीक है. यहाँ पे आपके स्किल्स क्या हो गए आंसर लिखने के? लर्न करके लिखना, समझ के लिखना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके लिखना. रट्टा मार अलाउड नहीं है. यू कांट सिंपली. सीए के फाउंडेशन लेवल पे जाओ, इंटर पे जाओ या फाइनल पे जाओ, आप पोपट पंची करके पास नहीं हो सकते. आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर 100% रही तो फिर कहीं जाके चांसेस है पास होने के. पास में बोल रहा हूँ, AIR भी नहीं, पास. क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होते भी लोग फेल होते हैं. ठीक है. तो इतना क्लैरिफाई हो गया कि लॉ एक थियोरेटिकल पेपर है. अकाउंट्स कैसा पेपर है? थियोरेटिकल है. कॉन्सेप्ट से आंसर्स लिखने हैं आपको फुल डिटेल में, फिर आपको जाके मार्क्स मिलेंगे. तो एक ब्रीफ आपका था कि सिलेबस में क्या कवर किया गया है, और आपके 12th में ये था, आपको हैबिट है आंसर लिखने की. तो लॉ में भी वैसे ही रहेगा, एमसीक्यू बिल्कुल नहीं है. ये बेसिक क्लियर है. ठीक है. उसके बाद कंसेप्चुअल क्लैरिटी, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. अगर आपको समझेगा तो आप लिख पाओगे, क्योंकि लॉ में ऐसे होता है कि क्वेश्चन ही समझता नहीं है, आंसर लिखना दूर की बात. आंसर हम लोग कुछ भी लिख के आते हैं, विच इज नॉट अलाउड. 2-3 रूल्स है मेरे लॉ के. मेरा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज होने वाला है. हाउ आई वाज इन बीसीआर वो चेंज होगा लॉ के लिए. ठीक है. लॉ में, और मुझे एक बात बताओ, जो भी हमने टेस्ट किए थे अभी तक, सबने कौन से कलर के पेन से लिखा है? ब्लैक. कितने लोगों ने लिखा है? हाँ हाँ. आपको ये पता है कि आईसीआई के पेपर्स में कौन सा पेन अलाउड है? स्ट्रिक्टली कल से नॉर्मल जो भी लिख रहे हो आप, कुछ भी नोट डाउन कर रहे हो, ब्लैक से ही करना है. एंड आई वुड सजेस्ट ब्लैक बॉल पेन स्ट्रिक्टली, बिकॉज वो इंक ब्लॉट नहीं होती है आपके पेपर पे. 10 रुपए का लो या 1000 रुपए का पेन लाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता. तो मुझे ये चाहिए कि आपको ब्लैक बॉल पेन की हैबिट होनी चाहिए, कौन सा भी ब्रांड का, आपके मतलब आपके हिसाब से आपको जो पसंद है. सो एक वो करो मेरे लिए, एक फेवर की ब्लैक पेन लेके आओ. सेकेंड चीज वुड बी स्टिकी नोट्स. पता है स्टिकी नोट्स कैरी कर सकते हो, एक हाथ कुछ 10-15 इसका या कितने का आता है वो. क्यों? क्योंकि अगर मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ लॉ के लिए तो आप वो लिख सको स्टिकी नोट्स पे. सपोज एक कॉन्सेप्ट है आपके मॉड्यूल में विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक चैप्टर है, तो उसमें अगर हम लोग एक सेक्शन पढ़ रहे हैं, आपको मैं अगर वो सेक्शन के रिलेटेड एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो? स्टिकी नोट अटैच करते हो सकते हो आपके मॉड्यूल के वो पेज पर, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्योंकि आप जब फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप वो एग्जाम्पल लिख सकते हो. आप एग्जाम्पल पढ़ के समझ सकते हो कि सर ने क्या सिखाया था. ये कर सकते हो. एज सच मुझे लगता है कि नोटबुक रिक्वायर्ड नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि एक 100 पेजेस की नोटबुक आप रखो साथ में, क्योंकि मैं मॉड्यूल से सिखाने वाला हूँ, तो इनकेस कुछ रहा तो आप मॉड्यूल में भी नोट डाउन कर सकते हो. ये रूल्स क्लियर है थोड़े. फोन स्ट्रिक्टली यूज नहीं करना है मेरे लेक्चर के टाइम, कुछ भी नहीं, मतलब देखना ही नहीं है, कुछ नोटिफिकेशन क्या, कुछ भी नहीं, नो फोन एट ऑल. ठीक है. एंड टाइम पे आने का ट्राई करो. मुझे भी लेट होता है, अंडरस्टैंड. आपको भी कभी कभार लेट होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट डेली अगर कोई लेट होता है तो आई कैन एंटरटेन. ठीक है.
तो एक आध बार आई एम ओके विद दैट, एक आध बार 2-3 बार इट्स फाइन कि कुछ होता है, अभी रेनी सीजन चालू होगा तो इट्स ओके, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। बट जनरली क्योंकि टाइम से ज़्यादा आई वुड रिकमेंड और आई वुड स्ट्रिक्टली मेक अ रूल कि एक भी लेक्चर मिस हुआ ना, आपको आगे का कुछ समझ नहीं आने वाला है। इट्स नॉट लाइक अकाउंट्स मैथ्स कॉन्सेप्ट कि अगर आप किसी से कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको समझेगा, लॉ वैसा नहीं है, आपको आपका फ्रेंड समझाएगा ना तो भी नहीं समझेगा। एक लेक्चर मिस हुआ मतलब क्या हो रहा है, आपके 4-5 सेक्शन मिस हो रहे हैं, आपको आगे का नहीं समझेगा। तो ये बेसिक रूल्स है, अटेंडेंस इज कंपलसरी लॉ के लिए, क्योंकि कुछ मिस हुआ ना आप फिर बोलोगे कि सर फिर से पढ़ा, मैं नहीं पढ़ाने वाला, लॉ बहुत बड़ा है। मैं आपको ये कर सकता हूँ, रिवाइज करवा सकता हूँ फिर से, बट मैं पढ़ाऊंगा नहीं फिर से, क्योंकि लॉ के इतने सारे कॉन्सेप्ट और इतने सारे सेक्शन है सिलेबस में। क्लियर है इंस्ट्रक्शन कि अगर आपका मिस हुआ तो डिफिकल्टी आपको होने वाली है। फाइन यहाँ तक। हाँ, तो अभी फाउंडेशन लेवल पे क्या क्या कवर किया है इन्होंने। एक तो लॉ में स्क्रीन दिख रही है ना, हाँ, 60 मार्क्स के पेपर में देर आर 5 डिफरेंट एक्ट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। अभी फर्स्टली मुझे एक क्लियर करो, ये जो वर्ड है लॉ, इसका मीनिंग आपको क्या पता है? मतलब हैव यू एवर हर्ड व्हाट इज लॉ, व्हाट इज एक्ट, और अगर दोनों सुने हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है? लीगल प्रोसेस, ओके, और रूल, ओके, और जो भी आपको बेसिक पता है। हाँ हाँ, स्पेसिफिक रहता है एज इन, हाँ किसके, हाँ हाँ, गुड गुड, बेसिकली जुडिशियल सिस्टम पता है, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पता है कौन से है, फाइन, उससे रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, फिर हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग क्यों फॉलो करते हैं? बेसिक क्वेश्चन। कंपल्सरी नहीं, हाँ, ओके फाइन, करेक्ट, फेयर इनफ। एग्जाम्पल, अगर सिग्नल्स नहीं होते, ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं होते, एक दूसरे को लोग ठोकते, बहुत डेथ्स होते, बेसिक नहीं होता तो क्या होता, सोचो, एक्सीडेंट होते, सिग्नल नहीं होता तो। और हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल, एक मोटर व्हीकल्स एक्ट है, उसके अंडर हम लोग को लाइसेंस लेना पड़ता है, फिर हम लोग सिग्नल्स फॉलो करते हैं। वेदर इट इज बाय लॉ नेसेसरी कि सिग्नल का क्या सिंबल है, नो एंट्री का अगर बोर्ड देखते हो आप लगाते हो क्या गाड़ी? सिंपल है, ये भी एक्ट ही है, ये भी लीगल ही है, हम लोग को ये फॉलो करना पड़ता है, वही लॉ है। लॉ को अगर मैं और एक्सप्लेन करूं तो व्हाट इज लॉ? लॉ इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज। एक्ट ये ना सिर्फ फैंसी टर्म है, बट बेसिकली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, जो भी किसी ने बनाया है, जो भी जिसने बनाया था, अभी एग्जांपल एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है सिलेबस में, वो आया था 1872 में, ठीक है। अभी जिसने बनाया वो बंदा तो होगा नहीं, ठीक है, एडजस्ट करो फोर्थ इसमें, ठीक है। 1872 में किसी ने अगर एक्ट लाया है तो जिसने बनाया था वो है नहीं अभी दुनिया में, वो रहेगा भी नहीं, कितने साल हो चुके वो एक्ट आके, फिर भी हम लोग आज फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं? हाँ, मतलब उसके बिना हो ही नहीं सकता है। अगर हमें कुछ हो गया और वो एक्ट के अंडर कुछ आ रहा था वो सिचुएशन, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? फॉर दैट रीजन वी आर फॉलोइंग दैट। तो बेसिकली एक्ट इज, किसी ने कुछ तो बनाया है, उसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया है, प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया है, और फिर वो इम्प्लीमेंट हुआ है। रूल्स मतलब क्या, लोगों को कैसे फॉलो करना चाहिए, हाउ इट शुड बी फॉलोड बाय अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। एक किराना वाला भी अगर होगा तो उसको कैसे फॉलो करना चाहिए, किराना वाला भी सिग्नल फॉलो करता है, उसको नहीं समझता है, समझता है, ये बेसिक है। दैट इज द पर्पज ऑफ द रूल्स। केस लॉज मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, विद इन केस ऑफ वोडाफोन का केस सुना है आपने? वोडाफोन कंपनी का केस क्या था?
नहीं 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 नहीं, इनकम टैक्स का बोल रहा हूँ मैं। इनकम टैक्स की उनके ऊपर नोटिस आई थी, दे हैड टू पे एक्स अमाउंट ऑफ करोर्स ऑफ टैक्स, ठीक है, इट वाज इन मल्टीपल ऑफ 5 डिजिट्स टैक्स, ठीक है, करोर्स प्लस, अभी जीरो अभी मेरे को भी नहीं पता कितने आएंगे इसमें, तो उतना टैक्स उनको पे करना था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया एज पर द एक्ट, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, उनको पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉ में ही दिया है कि ऐसे सिचुएशन में यू आर नॉट अलाउड, नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, फिर भी लोगों ने उनके ऊपर चार्ज लगाया कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि आपको पे करने की जरूरत नहीं। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कोर्ट इन्वॉल्व हो रहा है, कोर्ट जजमेंट दे रहा है, हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, फैमिली कोर्ट होगा, स्पेशल कोर्ट होगा, कोई भी कोर्ट होगा, दैट इज केस लॉ। मतलब कुछ सिचुएशन हुई है, कुछ इंसिडेंट्स हुआ है और केस में गया है कोर्ट और फिर कोर्ट जजमेंट दे रहा है। यहाँ पे एज पर द एक्ट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वहां तक तो ठीक था, बट यहाँ पे ऐसे हुआ कि अभी कोर्ट तक सिचुएशन गई है, तो इसको बोलते हैं केस लॉ। अगर ऐसी सिचुएशन फिर से हुई तो जो कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। बेसिकली लॉज आर एप्लीकेबल टू एवरीवन इन द सेम मैनर। यहाँ पे कास्ट, क्रीड, सेक्स, कलर के हिसाब से लॉ नहीं बना है कि चल तू हिंदू है तो कोई ये फॉलो होगा, तू मुस्लिम है तो कोई ये फॉलो होगा, ऐसे है लॉ। ऐसे कभी डिस्क्रिमिनेशन किया है कभी लॉ ने लीगल एक्टिविटीज में? दैट इज द पर्पस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। व्हाट मैरिज? नहीं नहीं नहीं, दैट इज एज पर देयर रिलीजन, दैट इज डिफरेंट, दैट इज नॉट लॉ। लीगली 18 ही है एज, ये पता है ना, 1821। एज पर द मैरिज एक्ट ऐसा ही है, रिलीजन के हिसाब से वो लोग चेंज कर रहे हैं कि हाँ वो रिलीजन के हिसाब, दैट इज नॉट लॉ, वो लीगल ही नहीं है, वो उनका रिलीजन बोलता है, उनके जो बुक्स है वो बोलते हैं। डिफरेंस समझ है लॉ और रिलीजन में? क्लियर यहाँ तक? तो ऐसे 5 लॉज हम लोग पढ़ने वाले अभी, लॉ, एक्ट, रूल्स, केस लॉ, समझा आपको? तो आप एक फॉर्मूला लिख लो। हाँ हाँ, तो एक फॉर्मूला लिखो आप, लॉ इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज। हाँ करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट, यस। लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज, फाइन। सेकेंड पॉइंट, डिस्क्रिप्टिव पेपर हमने ऑलरेडी देखा कि आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, समझ के लिखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, फाउंडेशन में है लॉ, इंटर में है लॉ, फाइनल में भी है लॉ। इसका इंपॉर्टेंस सोचो। ऐसे कौन सा पेपर जो सीनियर लेवल पे है, कौन सा ऐसा पेपर है, सब्जेक्ट है? हाँ हाँ, देयर आर 2 सब्जेक्ट्स विच आर कॉमन ऑन ऑल द लेवल्स ऑफ सीए, वन इज अकाउंट्स एंड वन इज लॉ। लॉ का इंपॉर्टेंस देखो आप लोग, आप भी सोचो अभी कितना इंपॉर्टेंट है गोइंग फॉरवर्ड। हमारे पास लोग क्यों आते हैं, सीए के पास लोग क्यों आते हैं? हाँ, ऑडिट तो एक टाइप ऑफ ये है, प्रोफाइल है बेसिकली। ऑडिट तो हम कर ही सकते हैं, बाकी बीकॉम वाला भी ऑडिट कर सकता है, बट वो साइन नहीं कर सकता। हाँ, लॉ के लिए क्यों आता है? क्योंकि हम लोग उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेट मतलब क्या? यस, समझ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली हमें समझता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लॉ की होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, यू वुड बी जीरो इन लॉ, इन एनी प्रोविजन रादर। ठीक है, कि कितना इंपॉर्टेंस है सीए का रोल, कि अगर उसको लीगल लैंग्वेज समझती है तो वो कोई भी लॉ इंटरप्रेट कर सकता है। अभी जो एक्ट्स अपने सिलेबस में है भी नहीं, और अगर मैं पढ़ने जाऊँ तो मुझे समझेंगे, क्योंकि मुझे लीगल लैंग्वेज पढ़ने की हैबिट है, मुझे वो समझती है। मैं उसको अगर थोड़ा और पुश करूँ ना खुद को, आई कैन इंटरप्रेट एनी एक्ट इन द वर्ल्ड बेसिकली, क्योंकि मुझे वो हैबिट है वो डिफिकल्ट लैंग्वेज की, वो वर्ड्स रिसर्च करने की, वो कैसे इन बिटवीन द वर्ड्स रीड करना है, क्या बोलना चाह रहा है लीगली प्रोविजन। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है फर्स्ट 4 पॉइंट्स में कि क्या है पर्पस हमारे सिलेबस का? ठीक है, तो हमारे फाउंडेशन लेवल पे कौन से एक्ट्स है, रीड करो एक बार सब लोग क्या क्या है।
ओके, इन एक्ट्स में से किसी ने कुछ कभी सुना है? ठीक है, एक एक लेते हैं, पहले पार्टनरशिप के बारे में बताओ। बोलो बोलो, फाइन, जो भी पता है बोलो। हाँ, हाउ, वही पूछा मैं, क्या बड़ा प्रोफेशन नेचर। हाँ, ये तो अकाउंटिंग पार्ट हो गया, चलो लीगली क्या है? हाँ, ओके ओके ओके, लायबिलिटी, हाँ लायबिलिटी का भी पॉइंट है, हाँ करेक्ट, ओके, अनलिमिटेड, हाँ अनलिमिटेड करेक्ट है, फाइन। पार्टनरशिप पता है, अभी कंपनी है किसको पता है? क्या? नो, जॉइंट स्टॉक कंपनी रहती है, जॉइंट वेंचर कंपनी, जॉइंट वेंचर रहता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसा कुछ नहीं रहता, जॉइंट वेंचर। आपका डाउट क्लैरिफाई करता हूँ। हाँ हाँ, परफेक्ट, फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, स्टार्ट ऑफ अ कंपनी, हाउ, व्हाट डज द कंपनी डज, कौन कौन होगा उसमें, क्या करना पड़ेगा, क्या लीगल प्रोसीजर होगी, परफेक्ट। और शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन एज इन शेयर, डिबेंचर्स, वो वाला शेयर, डिविडेंड का, डिविडेंड का हाँ, बट वो आपके ना ये जो सेक्शन है ना डिविडेंड के, ये सब आपके फाइनल लेवल पे है। आप मतलब, हाँ हाँ है, मतलब लॉ में है, कंपनीज एक्ट में है ये। हाँ, तो ना कैसा है ना, इन्होंने कंपनीज एक्ट को कट डाउन किया है फाउंडेशन लेवल पे, बिकॉज देर आर 450 प्लस सेक्शंस इन द कंपनीज एक्ट इटसेल्फ, 450 सेक्शंस इन द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अभी मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरा सिलेबस फर्स्ट टाइम टेकिंग द कंपनीज एक्ट 2013। क्यों मैं ये क्यों ले रहा हूँ? सीक्वेंस तो ये एज पर आईसीआई ऐसा है, ये ऐसे लेने वाले वो लोग, बट मैं क्यों कंपनीज एक्ट ले रहा हूँ? इंपॉर्टेंस एट ऑल द लेवल्स, यही फाइनल पे तो सिर्फ यही है, कंपनीज एक्ट ही है भर भर के, और कुछ है ही नहीं। इसके ही 450 सेक्शन सारे हैं, आप जो अभी सीखोगे ना वो भी है, इंटर पे जो सीखोगे वो भी है, फाइनल पे जो सीखोगे वो भी है, तो कंपनीज एक्ट ही है, इसीलिए आई एम गिविंग मोर इम्पोर्टेंस। अभी आपके पेपर के हिसाब से इसका कितना वेटेज है? 15% वेटेज है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 15%। यस, मतलब कितना हुआ? 13 मार्क्स का आता है पेपर में, 9 आता है, हाँ 15 या 17% परसेंट का वेटेज है इसमें। ठीक है, ये हो गया कंपनीज एक्ट का, समझा सबको कंपनी का क्या, कंपनी का क्या पर्पज है? ठीक है, अभी आते हैं इंडियन पार्टनरशिप जो आप लोग बोल रहे थे। इसमें क्या होता है ना, मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ सब एक्ट्स का। ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोगों को अगर बिजनेस शुरू करना है तो उनके राइट्स क्या हो गए, उनके ड्यूटीज क्या हो गए, उनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कौन कितना काम करेगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। फाइन, ये इतना ही है बेसिक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। 1932 में ये एक्ट आया था। कंपनीज एक्ट का एक पॉइंट रह गया कि कंपनीज एक्ट 1956 में पहले आया था, उसके बाद स्कैम 1992 पता है, सत्यम का स्कैम पता है, सत्यम कंप्यूटर, रामलिंगा राजू, he was the who did the fraud, he was the founder। okay, अच्छा, तो कंपनी एक्ट 2013 का पर्पस क्या था, क्यों ये चेंज आया 2013 में ही? पहले 1956 था, वो 1956 का जो कंपनीज एक्ट था ना वो बहुत लीनियंट था, बेसिकली उसमें स्ट्रिक्टनेस था ही नहीं, लोग, इट वाज वेरी इजी टू डू फ्रॉड। जब सत्यम का फ्रॉड हुआ, गवर्नमेंट को अक्ल आई कि अभी मुझे चेंजेस करने ही पड़ेंगे, नहीं तो बिजनेसेस कुछ भी कर सकते हैं, दे कुड डू एनीथिंग। देन गवर्नमेंट टुक सच एक्शन कि उन्होंने लिटरली कंपनीज एक्ट को इतना स्ट्रिक्ट बनाया कि अभी आजकल कोई भी कुछ भी कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता इजीली,
दे हैव टू गो थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोसीजर्स फिर कंपनी फॉर्म हो सकती है. सो इफ आई वांट टू टेल यू ब्रीफली अबाउट सत्यम व्हाट हैड हैपेंड कि वो जो फाउंडर या जो ओनर था और जो ग्रुप ऑफ द पर्सन थे जो बोर्ड में, उन्होंने फ्रॉड ऐसा किया था कि दे क्रिएटेड मल्टीपल कंपनीज विच वर नॉट एक्चुअल कंपनी, इलीगल या फिर शेल कंपनीज हम लोग बोलते हैं. ऑन पेपर कंपनी है बट अगर जाके देखो ना वहाँ पे कोई बंदा खाना बना रहा है या फिर वो लॉक है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, कंपनी है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में कंपनी नहीं है, और उन्होंने वो प्रॉफिट ट्रांसफर किया जैसे कंपनी को. दैट वाज द फ्रॉड विच वाज डन बाय सत्यम. एंड स्कैम 900 तो आपको पता ही है शेयर मार्केट का. वो कौन सा एक्ट है वो मेरे को थोड़ा बता कि कौन सा एक्ट के अंदर फ्रॉड हो रहा था वो. हर्षद मेहता स्कैम और था इससे. हाँ तो कौन सा एक्ट होगा उस केस में? हाँ बट कौन सा एक्ट कुछ पता होगा? सेबी पता है? सेबी का एक्ट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के तहत उसने बहुत सारे, वो भी फिर चेंज किया, उसमें भी अमेंडमेंट्स लाए. उसमें तो हमेशा अमेंडमेंट्स आते हैं क्योंकि वो स्ट्रिक्टर बनते जा रहा है बिकॉज दीज फ्रॉड्स आर कमिंग आउट. क्लैरिटी मिल रही है कि क्यों चेंज होता है एक्ट. चेंज मतलब क्या होता है? दे ट्राई टू क्रिएट मोर स्ट्रिक्टर प्रोविजन. यस, पूरा चेंज नहीं होगा बट थोड़े चेंजेस लाएंगे कि जिससे सबको ये समझे कि आसान नहीं है फ्रॉड करना. अभी क्लैरिटी मिली. अभी पार्टनरशिप एक्ट भी देखा, कंपनी एक्ट भी देखा. अभी जो फोर्थ वाला है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज एक्ट. दोनों के एडवांटेजेस लेता है और फिर वो एक्ट फॉर्म हुआ है. क्योंकि उसका ईयर भी देखो कब आया है, 2008 में आया है. लेटेस्ट आया है उससे 10-15 साल पहले कि बहुत पुराना नहीं है ये. ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस दोनों इंसर्ट किए और ये आपके पेपर में हार्डली 5 मार्क्स के लिए आता है. वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग. 5 मार्क्स जाने नहीं चाहिए, 5 में से 4.5 तो मिलने ही चाहिए. वेरी इजी एक्ट, 22 पेज का है बट इजी है. ठीक है, कमिंग टू द फर्स्ट एक्ट दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इसका क्या पता है आपको? कुछ तो पता होगा. क्या करते हैं? हाँ, एग्रीमेंट करते हैं. और पता है कहाँ पे पढ़ा है ये? अच्छा ओके. हाँ मेरे को एग्जाम्पल दे दो. सब सारे कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट. इसलिए उसने जो बोला ना इंजीनियर का वगैरह, आई अग्री टू दैट 50%. ठीक है, अभी चलो आपको ब्रेक में भूख लगी, आप गए ऊपर खाने के लिए. ठीक है, आपने लिया इडली सांभर, खाया पिया, बैठे और निकल के आ गए, पैसे दिए ही नहीं. क्या करेगा वो? अगर हम जैसे निकल गए तो ये फाइन से हम दिख गए या नहीं, बट नहीं तो he tried to recover money from you. नहीं, उस दिन भी अगर मिला तो झगड़ा वगड़ा करेगा, आपके पीछे भागेगा, आपको पीटेगा कि पैसा क्यों नहीं दिया. क्या बेसिकली क्या हो रहा है? यू आर बाउंड टू पे हिम. दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड हिम, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. जहाँ पे आप साइन नहीं कर रहे हो, आप लिख नहीं रहे हो, बट इट इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे. कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आता है? एग्रीमेंट से. एज ई सेड, एक अग्रीमेंट होगा, अग्रीमेंट के बाद टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होगी एंड दैट वुड बी टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ये हम लोग सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस चाहिए, इम्प्लीकेशन चाहिए, क्या टर्म्स रहेंगे, कंसिडरेशन कितना रहेगा, अगर नहीं दिया तो क्या होगा, दिया तो क्या होगा. जैसे मैंने ये एग्जांपल बोला कि आपने पे ही नहीं किया तो क्या होगा, और आपने अगर पे किया है, उसने आपको सर्विस ही नहीं दी तो क्या होगा. ये सब हम लोग देखेंगे. एंड 20-30% 20-30 मार्क्स के लिए आता है. ये सबसे बड़ा एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बट इसका पेजेस, अच्छा, इसका फ्लॉ ये है कि ये सिर्फ आपके फाउंडेशन लेवल पे है. ये चारों जो है ना, फर्स्ट 4, दे आर ओनली एट द फाउंडेशन लेवल. मतलब इसका सिर्फ बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये
कौन से भी लाइफ के स्टेज पे एप्लीकेबल होते हैं, कभी भी एप्लीकेबल होते हैं। कंपनी एक्ट कैसा है ना, स्पेसिफिक टू कंपनी है कि अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है या फिर कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है फिर उसको कन्वर्ट करना है कंपनी में, तो ये एप्लीकेबल कंपनी एक्ट। बट ये बाकी चार जो है ना, ये कभी भी जाओ ना, कोई भी कुछ भी करना था ना, आपको एप्लीकेबल होगी। पार्टनरशिप भी अगर आपको छोटा बिजनेस शुरू करना है तो एप्लीकेबल होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट समझा ब्रीफ में क्या होगा, क्या हम डिस्कस करेंगे हम लोग। सेकंड एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो बचा है हमारा, क्या हो सकता है इसमें, नाम से ही सोचो जरा। हाँ। हम्म नहीं 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 नहीं, नो टैक्स, नो टैक्स डिस्कस। नहीं ठीक है, कौन से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, कितनी क्वांटिटी में सेल कर सकते नहीं 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 नहीं, आप बहुत ही डिटेल में जा रहे हो, ओवर व्यू है। कैसे सेल कर सकते ठीक है, आई वुड एक्सेप्ट। चलो और कुछ ट्राई करना है किसी को, लास्ट लास्ट, ठीक है। चलो मेरे को मेरी एक्टिवा बेचनी है, ठीक है। मैं गया सेकंड किसी के पास बेचने के लिए कि चलो मेरे को बेचनी है। मैंने अग्री किया, अग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी ये देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का भी रेलेवेंस आता है और सेल का भी आता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का भी। अभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या डिस्कस किया है, अगर मेरे को एक्टिवा मेरी बेचनी है तो मैं अगर बेच रहा हूँ 1 लाख रुपए में, मेरी लाइक मैंने 10-15 दिन नहीं ली थी, पुरानी ली थी, और कुछ हो गया ऐसे कि आई नीड अर्जेंसी ऑफ मनी है मेरे घर पे, तो मेरे को वो बेचनी है। अभी मैं गया बेचने के लिए, तो मेरे राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है एज अ सेलर। मैं उसको पेपर दूंगा, मैं एक्टिवा अच्छे इस कंडीशन में दूंगा, मैं उसको कीज दूंगा, मैं उसको इंश्योरेंस है अगर तो बताऊंगा उसको, मैं उसको बताऊंगा कि मैंने कौन से ईयर में खरीदी है, सारा लीगल में उसको बताऊंगा। दैट इज माई ड्यूटी एज अ सेलर। बायर की ड्यूटी क्या है, सॉरी, सारे डॉक्यूमेंट चेक कर, हाँ, चेक करना, अंडरस्टैंड करना कि क्या है, कंडीशन कैसी है, पे करना, फर्स्टली तो पे करना, कंसिडरेशन होना चाहिए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट का मिक्सचर ये होना चाहिए कि कंसिडरेशन भी होना चाहिए, यू शुड पे मी। अगर नहीं पे करेगा तो क्या होगा, अनपेड सेलर हो गया। बेसिकली सेलर ने सेल तो किया है बट उसको पैसे नहीं मिले, इट इज कॉल्ड एज अनपेड सेलर। कि बायर अगर पे नहीं कर रहा है तो सेलर क्या हो गया, अनपेड सेलर। सो इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गुड्स, जहाँ पे सेल का एक्टिविटी हो रहा है, नॉट सेल ऑफ व्हाट यू सेड कि इंटरनेशनल, ये सब आएगा, सेल कुछ भी सेल हो ये सब कवर होगा। बट इंडिया उसको सेल ऑफ गुड्स क्यों कहा गया, गुड्स मतलब तो ये होगा ना टीवीएस ने अगर बेचा तो क्योंकि वो उसका गुड है। हाँ एक्टिवा अगर आपके हाँ बिजनेस में एसेट है तो वो लगे, हाँ, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो वो लगे, तो नहीं इसमें नहीं, गुड्स का क्यों, गुड्स का ही है, एक्ट ही गुड्स के बारे में है, गुड्स कुड बी एनीथिंग। पर फिर तो अभी तो आपकी वो एक्टिवा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हाँ तो गुड्स का वो हमारे लिए बट दैट्स एक्चुअली डिफरेंट, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, गुड इज डिफरेंट। एग्जैक्टली माई पॉइंट, एग्जैक्टली माई पॉइंट। अकाउंट्स में आपको बोला है क्या कि ये गलती हुई तो कोई आपको जाके कोर्ट में खड़ा करेगा, होता है क्या ऐसे कि अगर मेरे फाइनल अकाउंट में मैंने सपोज एंट्री थोड़ी सी गलत बात की, चलो डेबिट देना था किसी एक्स को, मैं डेबिट दिया किसी वाई को, तो आपके पास कोई आएगा क्या कोर्ट का बंदा कि आपने ये गलत किया है, आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हो एंट्री को, जर्नल एंट्री पास करते हो, जेबी पास करते हो, जर्नल वाउचर वो लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर। ये अकाउंट्स में तो होता है, लॉ में ऐसे होगा क्या कि तूने मेरे को पैसे नहीं दिए तो अभी कल मैं तेरे को देता हूँ, इजीलिए लॉ में डिफरेंट थोड़े वर्ड्स और टर्म्स रहेंगे और अकाउंट्स में डिफरेंट रहेगा इसका। अब क्लैरिटी मिल रही है कि क्या क्या हम लोग सीखेंगे, ठीक है, ओवरव्यू मिल गया, सिलेबस क्या होगा, लिमिटेड लायबिलिटी का, हाँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एंड कंपनीज एक्ट। एडवांटेजेस जो दोनों के है ना उसको मिक्स किया उन्होंने और लाया है फॉर द बेनिफिट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की, मतलब कोई किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है बट उसको पार्टनरशिप शुरू करनी है, और पार्टनरशिप एक्ट जो है ना 1932 का, उसमें बहुत रेगुलेशन है, एलएलपी में उतने नहीं है, एलएलपी में कंपनीज एक्ट के जैसे बहुत सारे एडवांटेजेस है।
तो इसीलिए LLP एक्ट लाया गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आपकी फेवरेट स्लाइड और मेरी फेवरेट स्लाइड। हाँ हाँ क्या करना चाहिए, अप्रोच क्या रहना चाहिए हमारा? अभी आप मुझे बोलोगे सर लॉ में क्या टेस्ट लोगे आप, लॉ में तो सब थ्योरी है, क्या लोगे? आपको अगर कॉन्सेप्ट समझेगा ना तो आई विल बी एबल टू टेक द टेस्ट। और ऐसा नहीं है BCR की तरह कि मैं एवरी वीक ले सकता हूँ। एवरी वीक मेरे ना 10 सेक्शन भी नहीं हो गया, आई एम टेलिंग यू, इतना कुछ लॉ का सिलेबस है। तो टेस्ट तो दूर की बात है, टेस्ट आई वुड ट्राई टेकिंग इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और अगर नहीं तो आई एम नॉट टेकिंग टेस्ट, सिंपल एज दैट। टेस्ट का रिक्वायरमेंट क्यों है? टू टेस्ट योर इफ यू अंडरस्टैंड लॉ और नॉट। एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम लोग रेगुलर क्लास में सीखेंगे, विच इज योर एंटायर सिलेबस। और अगर लेक्चर मिस नहीं हुआ वेल एंड गुड, सब समझेगा। और लॉ में ना सिर्फ समझ के यूज नहीं है, आपको लर्न करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और लॉ में टेस्ट मतलब क्या होता है, आई फ्रैंकली टेल यू, अब घर पे जाके फिर से पढ़ते हो, दैट इज योर टेस्ट। घर पे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर नहीं पढ़ के आओगे ना नेक्स्ट डे आपको कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि हर एक सेक्शन, हर एक कॉन्सेप्ट पुराने दिन जो सीखते हो ना उससे रिलेटेड है। तो आपको ये आज से हैबिट लगानी पड़ेगी। अगर मैं जो भी आज 2-3 पेजेस सिखा रहा हूँ, घर पे जाके आप एक बार पढ़ो। AC बंद करनी है क्या? ओके, समझ रहा है क्या हो गया टेस्ट? आपको घर पे जाके ये हैबिट लगानी पड़ेगी। मैं भले ही नेक्स्ट डे रिवाइज करवा दूं आपको, बट दैट वोंट सफाइज द नीड, क्योंकि आपको वो वर्ड्स आने चाहिए जो लॉ में लिखे गए। दैट वुड बी अ फर्स्ट स्टेप ऑफ रेगुलर बैच। टेस्ट भी मैंने बता दिया कि आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट रिविजन जो होगी ना आपकी, वो घर पे जाके पढ़ने की होगी, और उतना एफर्ट लॉ में चाहिए, लगेगा, मुझे तो लगेगा। नहीं तो आई वुड बी वेरी शॉक्ड कि अगर इतना पढ़ा के भी आपको अगर लिखने नहीं आता है, क्योंकि आप एफर्ट नहीं दे रहे हो। ये आपकी गलती है, आई कांट हेल्प इन दैट सेंस। ठीक है, फास्ट ट्रैक मतलब अपना रिवीजन बैच जो होगा। रिवीजन में क्या होगा, क्विकली हम लोग सारे एक्ट्स गो थ्रू करेंगे। ठीक है, पोर्शन वाइज सीरीज, अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो आपके जो आपका एग्जाम कब रहेगा? हाँ, दिसंबर। तो आपके टेस्ट सीरीज प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाएगा अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 टेस्ट सीरीज रहते हैं। टेस्ट 1 टेस्ट 2 इज 50% सिलेबस, टेस्ट 3 टेस्ट 4 इज 100% सिलेबस। 50% में पहले 2 एक्ट्स हो गए, 3 एक्ट्स हो गए, और सेकेंड टेस्ट में बाकी के 2 एक्ट्स हो गए, मतलब पूरा सिलेबस ही कवर करेंगे। बट 50% मार्क्स के लिए 80 मार्क्स का होगा वो पेपर। 100 और 80 इज नॉट 50%, बट 80, हाँ, तो पोर्शन कम होगा बेसिकली, मार्क्स उतने रहेगा, पोर्शन कम रहेगा, एंड 100 मार्क्स में पूरा सिलेबस रहेगा आपका। तो इसमें BCR भी आएगा और लॉ भी आएगा, 100 मार्क्स का पेपर। तो ये टेस्ट सीरीज क्यों हो गए? चेक करने के लिए कि आपने इतने महीने क्या किया, पढ़ाई किया नहीं की। ठीक है, एंड 1 डे मैराथन रहेगा आपके एग्जाम के थोड़ा पहले, एक दिन में पूरा लॉ रिवाइज करने का, 12-13 घंटे का एक बैठ के पूरा करना लॉ। क्या क्या होगा समझा लॉ का? रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होगा, हाउ वी वुड गो फॉरवर्ड अबाउट इट? नहीं, आपके ऊपर लगा, नहीं तो लगाओ, कंपल्सरी नहीं है। नहीं कंपल्सरी नहीं है, इट्स ऑन योर इफ यू वांट टू जॉइन टेस्ट सीरीज। एंड इट्स क्यों हम लोग ज्यादा ये करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि समझता है कि बंदा लिख सकता है नहीं लिख सकता है। टेस्ट सीरीज का पर्पस वही है, जो हम लोग क्लास में टेस्ट लेते वही है टेस्ट सीरीज, बट सिर्फ आप पे सिलेबस ज्यादा रहेगा, स्ट्रिक्ट रहेगा। 3 घंटे आपको बैठना पड़ेगा, 3 घंटे आपकी बैठने की कैपेबिलिटी है या नहीं। आप लोग तो 10 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होते हो, सर फोन चाहिए, सर मुझे खाना है, 15 मिनट में आपको कुछ तो हो जाता है मूड। वो 3 घंटे बैठने की ना कैपेबिलिटी होनी चाहिए आप में। पढ़ाई भी आप नहीं करते 3 घंटे, कोई बैठता है क्या 3 घंटे पे? मेरे को पता इसे घर पे जाके पढ़ाई करने के लिए घर पे कोई बैठता है क्या स्ट्रिक्टली 3 घंटे एक ही गो में? 2 घंटे तो भी बैठता है क्या? चलो 2 घंटे होता है, अच्छा फाइन। 14 घंटे कैसे पढ़ोगे? ग्रेजुअली कैसे? दिसंबर के बाद या दिसंबर तक? कितना बढ़ाओगे? चलो मैं बताऊं, हर महीने
स्टार्ट ही कैसे किया? हाँ बोलो। हर महीने 2 घंटा पढ़ना चाहिए स्टार्ट। ओके फाइन ग्रेट, ग्रेजुअली होगा, आई अग्री, ग्रेजुअली होगा, एक गो में नहीं होगा, ग्रेजुअली होगा। तो इसलिए व्हाई नॉट टुडे, स्टार्ट विद टुडे। थोड़ा थोड़ा, मैं ऐसे भी नहीं बोलता कि आज ही 1 घंटा बढ़ाओ, 15 मिनट बढ़ाओ, आधा घंटा बढ़ाओ। ऐसे नहीं है कि आप यू आर सम रोबोट की एक ही चल गो में हो सकता है सब कुछ, ऐसा नहीं रहता है। आपको वो टेंडेंसी लानी पड़ेगी और बैठना पड़ेगा, भले ही फाउंडेशन है, फर्स्ट लेवल है, करना पड़ेगा। लॉ के वजह से लोग स्क्रू अप होते हैं फाउंडेशन में। मैं फिर बोलते कि सर लॉ डिफिकल्ट है, लॉ इज नॉट डिफिकल्ट, यू आर डिफिकल्ट, यू आर नॉट डूइंग लॉ, लॉ इज इजी। लॉ सबको आता है, समझता भी है, क्लासरूम में भी सब बच्चे हाँ बोलते सर समझता है, पेपर में जब मार्क्स आते हैं ना फिर समझता है हमें कि सब बच्चे को क्लास में क्या समझा था। ठीक है। और लास्ट में ये मैंने एक स्नैपशॉट लिया है कि आईसीएआई ने क्या दिया है इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में, एक बार पढ़ो आपके नॉलेज के लिए। सर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दिक्कत नहीं है। ओके कुछ नहीं, हमने डिस्कस किया है, ये नहीं पढ़ा तो भी चलेगा आप लोगों ने। जूम करूं? हाँ स्लाइड शो मध्ये झूम, लेट मी चेक। नाही यार झूम नाही होणार स्लाइड शो मध्ये, प्रेझेंटेशन मध्ये आहे, पीपीटी आहे। पीपीटी है ये, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी। हाँ पावर स्लाइड शो के टाइम स्लाइड, हाँ वही तो नहीं दिख रहा है। हाँ अभी समझ, वही हमने डिस्कस किया, मैंने ऑलरेडी सब कवर किया, इसलिए लास्ट में आपके रेफरेंस के लिए लगा कि ये आपके सिलेबस का गो थ्रू आईसीआई ने कैसे दिया है। काय करायचं एसी गार झालेगा, रिमोट मेरे पास नहीं है बट कोई तो लेके बैठा है। वो लड़की से बात हुई क्या अलीशा से किसी की, वो आने वाली है नहीं आने वाली है? हाँ हाँ पहचानते नहीं हो ना, फिर ठीक है। हाँ, इसकी दोस्त क्या रहे? हाँ, ठीक है। ओके कमिंग बैक, कोई है डाउट्स? यहाँ पे मेरा खत्म होता है इंट्रोडक्शन फॉर टुडे। क्या 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 सॉरी क्या लगा? वाह 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 फाइन ठीक है। कुछ है डाउट्स बेसिक में इंट्रोडक्शन में, कुछ आपको समझना है, कुछ है क्लैरिटी चाहिए, एनीथिंग? अभी स्टार्ट करेंगे ना हम लोग। हाँ उसके पहले ये नहीं पता मुझे, ये आपके ऊपर है, मुझे मैं ऐसे डिसाइड नहीं करके आता हूँ। भाई वेट, ऐसा कुछ मेरा टारगेट नहीं रहता है, इट डिपेंड्स कि मेरा फ्लो कैसे जाता है सिखाने के टाइम, ऑन दैट बेसिस। हाँ हाँ वो सब गिव एंड टेक के ऊपर है मेरा। मेरा ऐसा नहीं है कि सिलेबस भगाना है, आपको नहीं समझ आया तो भी 1-1.5 महीने में चलो रैप अप हो गया, ऐसा नहीं है। आई वुड टेक टाइम, मैंने मैम को भी बोला है कि जब तक इनको ये नहीं होता तब तक आई वुड बी हैप्पी टू गो इन डिटेल। आपको वो समझना चाहिए बेसिकली, फीस क्यों ले रहे हैं ना हम लोग, सिंपल ना, ये भी अपना अग्रीमेंट है ना। टीचर अगर नहीं समझा रहा है अच्छे से तो आप लोग तो चिल्लाओगे ना बाहर जाके, 10,000 बच्चे एचपीसी में, और इसमें आप बोलोगे ना सर ने ऐसे किया वैसे किया, बाहर हमारा ही नाम बदनाम होने वाला है। वो तो होता ही है, वो हर एक बच्चा करता है। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग क्रिटिसिज्म व्हाई नॉट गेट गुड फॉर आवरसेल्फ एज वेल, अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि आपने भी पैसे दिए ना, अग्रीमेंट हमने किया है ना। अगर मैंने पढ़ा तो क्या करोगे, सू करोगे मुझे, सिंपल है ये कि फैकल्टी ने ऐसे किया, पैसे लेके भी नहीं सिखाया, सिंपल है, यही है अग्रीमेंट, यही कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हर एक लाइफ के सिचुएशन में ना हम लोग अग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। रेंट अग्रीमेंट का पर्पस क्या रहता है? हम लोग रह सकते हैं किसी भी घर पे,
नहीं ना, अगर एक घर रेंट पे ले रहे तो हम लोग को पे करना पड़ेगा ना रेंट मंथली, दैट इज ऑल्सो एन अग्रीमेंट। पूरा लॉ मैं सिखा रहा हूँ, चेंज हो गया है। हाँ हाँ, पूरा लॉ मैं सिखाने वाला हूँ। यस, ये उस दिन शी वॉज नॉट देयर ना, मैंने जब बोला था। शी हैज टू कम नाउ एवरी डे, ठीक है। ओके फाइन, चलो 9:30 हो रहा है। ओके फाइन, कंपनी एक्ट शुरू करें, चलो एकदम लास्ट। हाँ, आई सेड ना व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट। हाँ, मैं कभी नहीं सीखा तो ऐसे किसी स्टूडेंट से, मेरे को पसंद ही नहीं है, मुझे लॉजिक नहीं लगता उसमें। पेजेस पे मत जाओ, चिल, पेजेस पे मत जाओ, उसमें क्या कहाँ पे कितना स्ट्रेस देना है, आई एम देयर। हाँ, डोंट गो ऑन पेजेस। एंड मुझे ना कोई मैं प्रोविजन सिखा रहा, सेक्शन सिखा ना, उसमें इंटरप्ट मत करो, लेट मी कंप्लीट द एंटायर एक्सप्लेनेशन, फिर आप मुझे डाउट पूछना। क्या होता है ना, रिदम चला जाता है, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स रहते हैं कि मुझे बच्चों को ये भी बताना है, ये भी एग्जाम्पल देना है, बट अगर आप इंटरप्ट करोगे ना, मेरा पूरा फ्लो चला जाएगा। हाँ, बट मेरा कंसेप्ट होने के बाद, बीच में नहीं, प्लीज प्लीज। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टाइम पे आप लोग आते हो, कभी कभार मुझे भी लेट होता है, बट इन केस अगर मैंने कॉन्सेप्ट चालू किया और कोई आता है ना, डिस्ट्रैक्शन होता है, तो इसीलिए आई वुड प्रेफर कि आइदर यू कम बिफोर मी, और इफ यू कम लेट तो आप अपना सेटल हो जाओ, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। क्योंकि लॉ में ना एक फ्लो बैठा ना, तो फिर बहुत डिफिकल्ट होता है फिर से वो फ्लो लाने को, कुछ दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं कि ये बताना, ये बताना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एंड इन केस आपके कोई फ्रेंड्स हो गए ना, यू कैन टेल देम कि लॉ आज ही स्टार्ट हुआ है, इफ दे वांट टू ज्वाइन डेमो के लिए और ऐसा कुछ, दे कैन, मतलब कोई पहचान का होगा या किसी को अभी स्टार्ट करना है, जिसने अभी सोचा भी नहीं है क्लास लगाने का या थिंकिंग ऑफ, तो टेल देम कि लॉ आज ही स्टार्ट हुआ है। उनका ऐसा रहता है कि लॉ क्यों नहीं शुरू किया पहले, बीसीआर क्यों किया, बहुत लोगों के ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं, तो उनको भी आप बताओ कि लॉ जस्ट स्टार्ट हो रहा है, आज ही इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन से ईयर में आया है। एट टाइम्स क्या होता है ना, बच्चे पुराने एक्ट का रेफरेंस देते जिनको पता है, और हमारे सिलेबस में भी कई कई जगह पे आंसर्स में भी 1956 का रेफरेंस दिया है, बट हमें 2013 का रेफरेंस देना है, वहाँ पे मिस्टेकनली दिया है, बट हमें 2013 का रेफरेंस देना है, ठीक है। चैप्टर ओवरव्यू मत पढ़ो, आपको नहीं समझेगा, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स है यहाँ पे, ये हम लोग डिटेल में ही पढ़ेंगे क्या क्या होगा। और मैं, हाँ, और एक चीज, आपको अगर दूसरे कलर के पेन यूज करने हैं ना, आप वो ला सकते हो, पेन, हाइलाइटर कुछ, क्योंकि मैं ना अंडरलाइन करने के लिए बहुत चीजें बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आप मार्क करो, तो आई वुड सजेस्ट कि ब्लैक पेन लिखने के लिए एंड अदर कलर पेन फॉर योर प्रेजेंटेशन इन द नोट्स, कि सर ये इंपॉर्टेंट बोल रहे तो ये मार्क करना चाहिए। हाँ, ब्लैक बॉल पेन मैंने ये बोला था, ठीक है, स्ट्रिक्टली, मतलब आपका तो वो ये रहता है ट्राइमैक्स आई थिंक, नहीं, ओके। यस, स्टार्ट करते हैं। Companies Act was enacted to consult and amend the laws related to the companies. The Companies Act was preceded by the Companies Act. Preceded मतलब, हाँ, बेसिकली एक एक्ट था, उसको चेंजेस करके नया एक्ट आया है। हाँ हाँ हाँ, नॉट रिप्लेस, मॉडिफाई। रिप्लेस मतलब चेंज हो गया, मतलब ये डिलीट ही कर दिया हमने, ऐसा नहीं है। 1956 का बेस लेके कंपनीज एक्ट का 2013 आया है, उन्होंने वही बताया कि वो एनैक्ट कैसे हुआ, आया कैसे, कंसल्टेड कैसे किया, मतलब उसके प्रोविजन थोड़े लेके थोड़े नए डाल के अभी 2013 का एक्ट कैसे आया है, कंपनीज एक्ट कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है, क्यों हुआ है, बिकॉज व्हाट दे आर सेइंग इज टू फैसिलिटेट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड किया, गवर्नमेंट
हाँ, मैंने आपको बोला था कि एक्ट एक और चीज, रूल्स कौन लाता है? हाँ, तो हमने जो देखा था लॉ इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉ। रूल्स जो रूलिंग पार्टी, अभी कौन है रूलिंग पार्टी? हाँ, तो रूल्स कौन लाएगा? यस, रूल्स का इंपॉर्टेंस क्या रहता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो रूल्स लाता है। इसलिए आई वुड टेल कि रूलिंग पार्टी मतलब रूल्स, मतलब जो एक्चुअल करंट गवर्नमेंट है। हाँ एक्ट एक्ट जो होता है वो नॉर्मल इंसान को नहीं समझता है, इसलिए उसके बेसिस पर फिर रूल आते हैं क्या? हाँ हाँ, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, मतलब कैसे होना चाहिए, क्योंकि एक्ट में इतना डिटेल नहीं दे सकते वो लोग, इसलिए रूल्स आते हैं। गवर्नमेंट सिंप्लीफाई करता है इसको कि ये अगर करना है तो ऐसे ऐसे कर भाई, ऐसे करना है तो ऐसे कर, इसलिए रूल्स है। ठीक है, सिलेबस में रूल्स भी है। अंडरलाइन करो इसको। The Companies Act contains 470 sections. हाँ, I said 450 plus ना, 470 sections है and 7 schedules है। The entire act has been divided into 29 chapters. अभी चैप्टर्स क्या है, सेक्शंस क्या है, शेड्यूल्स क्या है, ये हम लोग जब जैसे जैसे चैप्टर जैसे जैसे प्रोविजन शुरू होगी हम मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक्ट का स्ट्रक्चर क्या रहता है। उसमें चैप्टर रहता है, उसमें सेक्शन रहता है, उसमें शेड्यूल्स रहते हैं, उसमें सब सेक्शन रहते हैं। मतलब जब भी एक एक्ट आता है उसका कैसे फॉर्म रहता है। हमने बीसीआर में पढ़ा था कि कुछ किसी भी चीज का एक स्ट्रक्चर रहता है, एक फॉर्मेट रहता है, वैसे भी एक एक्ट का फॉर्मेट रहता है कि पहले हेडिंग रहेगा, हेडिंग को दे कॉल इट एज अ चैप्टर। चलो अभी ले लेते हैं चैप्टर, हेडिंग को दे कॉल इट एज अ चैप्टर। उसके अंदर जो डिस्कशन होता है उसको सेक्शन बोलते हैं, सेक्शन का नंबर रहता है। उसके नीचे जो रहता है दोज आर कॉल्ड एज सब सेक्शन एंड शेड्यूल्स आर एट द एंड। शेड्यूल टू द शेड्यूल 3 पढ़ा है? अकाउंट क्या रहता है उसमें? वो AS वो क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, बेसिक आइडिया यू हैव। ठीक है, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट क्या होगा, हम लोग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे। अगेन द कंपनीज एक्ट कम इनटू पिक्चर, क्योंकि वो शेड्यूल 3 में दिया है कंपनीज एक्ट के। अकाउंट सब्जेक्ट है बट किस में दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट में दिया है। लॉ लीगली कैसे बनाने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऑडिट करना है तो ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो लगते ही है, बनाने पड़ते हैं, उसके बेसिस पर ऑडिट करते हैं। तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो हम लोग रिव्यू करते हैं कि वेदर दे आर एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी। हम लोग एज अ सीए वो भी देखते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो शेड्यूल 3 के हिसाब से है या नहीं। तो दोज आर शेड्यूल्स। वो कितने हैं सिलेबस में, सॉरी कंपनीज एक्ट में 7 शेड्यूल्स है एंड 29 चैप्टर्स है। क्लियर है ये बेसिक चैप्टर्स, शेड्यूल, सेक्शंस? ठीक है, इसका पर्पस क्या था? टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिंप्लीफाई रेगुलेशंस, strengthen the interests of minority investors, and for the first time legislate the role of whistleblowers and provisions related to class action suit. सर कुछ भी नहीं समझा? समझा? क्या समझा, किसको समझा? ट्राई करो, चलो ब्रेक करके रीड करो और ट्राई करो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस रिलेटेड हाँ हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या, दोनों वर्ड्स एक ही नहीं। कॉर्पोरेट लॉ नहीं नहीं नहीं, हाँ और नहीं। जो गवर्नमेंट है उसका इंटरफियरेंस हाँ हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब एक कंपनी है, उन्होंने कैसे काम करना चाहिए खुद की कंपनी में, एम्प्लॉयज ने कैसे करना चाहिए, उनके पॉलिसीज क्या होने चाहिए, वेदर दे आर डूइंग लीगल बिजनेस और नॉट, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसके लिए कंपनीज एक्ट है, क्योंकि इट इज अ कंपनी। कंपनी एक्ट वो भी बोलता है कि कंपनी ने कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से प्रोविजन होने चाहिए। अगर कंपनी फॉर्म भी हुई है तो कंपनी खत्म नहीं होता है। कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टिल द डेथ ऑफ द कंपनी।
कंपनी जब तक डिसॉल्व नहीं होता तब तक कंपनीज एक्ट करता है। इवन मरने के लिए कंपनी को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है कि क्या प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं, क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और डिसॉल्व होने के बाद भी पे करने का पड़ती लायबिलिटी वो भी कैसे करनी है वो भी कंपनीज एक्ट बताता है। दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस कि एक बिजनेस कैसे चलाना चाहिए। ठीक है, नॉट दैट कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेल करो बाय करो ये नहीं बताता कंपनी, वो आपके ऊपर है, बट उसको कैसे करना चाहिए वो बताता है। ठीक है, सिंप्लीफाई रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब इजी करना, लाइक लोगों को हेल्प करना कि रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हो, कैसे आप यूज कर सकते हो उसको। स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स मतलब क्या, छोटे इन्वेस्टर मतलब क्या, छोटे इन्वेस्टर्स मतलब क्या। हाँ, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैं लेता हूँ 10-15 शेयर, तो मैं इन्वेस्टर बन गया, शेयर होल्डर बन गया। अभी मुझे कुछ हो गया कल जाके, मेरे शेयर्स को कुछ हो गया, तो कंपनी मुझे हेल्प करेगी या नहीं करेगी? करेगी, करना पड़ेगा, यस। नहीं करेगी दैट इज अगेंस्ट द लॉ, बट इट हैज टू डू बिकॉज इट इज एक्ट फॉर द एक्ट। क्योंकि मैंने भी, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, ये सुना है आपने, ये सुना तो होगा, समझा नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर, बट सुना तो होगा, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया है, हमने पैसे दिए और हमने शेयर्स मिले हैं, इसलिए दे हैव टू टेक केयर ऑफ द माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स एज वेल। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, वो चेंज भी होते रोज रोज, कोई बाय करता है सेल करता है, शेयर ट्रेडिंग होते रहता है, दैट इज द ओनरशिप चेंजेस ऑफ अ कंपनी। क्लियर है माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स? हाँ, ट्रेडिंग और इक्विटी शेयर करो, नहीं, मतलब हम कहते हैं कि 10-15 शेयर लिए और साल टाइम में दिखाते हैं कि 2% इक्विटी के लिए वो जा रहा है। हाँ, ये एग्जाम्पल लिख के रखो, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अब लिख के रखो ये कि बाद में डिस्कस करते हैं इसको। हाँ, एक सेक्शन है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ, नेक्स्ट इज विसल ब्लोअर्स मतलब क्या, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेट द रोल ऑफ विसल ब्लोअर्स। विसल ब्लोअर्स कुछ तो समझा होगा, नहीं, क्या 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 एग्जैक्टली, मैंने ऑलरेडी डिस्क्लेमर दिया है। हाँ, क्या हो सकता है विसल ब्लोअर? बीच में थोड़ी देर के लिए आने वाले कैपिटल देने वाले। नहीं, ठीक है, एक्सप्लेन। आपने ये सुना होगा ना कि शेयर मार्केट की इंफॉर्मेशन अंदर के बंदे ने दी तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? हाँ, ओके, दैट इज अ काइंड ऑफ विसल ब्लोइंग एक्टिविटी। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंपनी में ही रहने चाहिए, बट हम लोग बाहर के लोगों को भी बता रहे हैं, इन जनरल भी बता रहे हैं, विच इज नॉट अलाउड, दैट इज विसल ब्लोइंग। इसके लिए भी पॉलिसी है, इसके लिए भी प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में कि हाउ टू प्रोटेक्ट सच विसल ब्लोअर एक्टिविटीज, उसको हम लोग विसल ब्लोअर बोलते हैं। इट इज अ एक्टिविटी बेसिकली, इट इज अ सिचुएशन और सर्कमस्टेंस जो अलाउड नहीं है, उसके लिए भी पॉलिसीज और प्रोविजन है। क्लियर है विसल ब्लोअर क्या होता है? अभी एम्प्लॉय ने कुछ गलत किया, ठीक है, कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको किसी कमिटी के पास जाना पड़ेगा कि कंपनी के किसी डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट हिज राइट्स, हिज इंटरेस्ट, हिज ड्यूटीज, क्योंकि उसके अगेंस्ट कुछ गलत हुआ है। तो वो अगर जाएगा देन ही विल गेट द बेनिफिट, इफ ही डजंट गो और वो इलीगली कुछ करता है दैट इज विसल ब्लोइंग, वो कंपनी के पॉलिसीज के अगेंस्ट जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, वो डिस्कस करेंगे हम लोग कि विसल ब्लोइंग कैसे होता है, कैसे पता चलेगा, इसके लिए प्रोविजंस क्या इन प्लेस है। इसलिए मैं आपको ना ब्रीफ दे रहा हूँ कि कंपनीज एक्ट का पर्पस क्या है, क्यों उसका इंप्रूवमेंट लाया गया है। ठीक है, क्लास एक्शन ये अलग कॉन्सेप्ट है टोटली, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होगा, बट ये आई हाँ फाउंडेशन लेवल पे है, नहीं तो मैं अभी बोल देता हूँ। चलो, ये नहीं है आपके सेक्शन नहीं है क्लास एक्शन का। क्लास एक्शन मतलब क्या, एक 90% or more of the shareholders can come together and take a action against the company. That is class action. Class से समझ रहे हैं, क्लासरूम में बच्चे हैं, क्लास है, ये सारे बच्चे एक क्लास है। क्लास एक्शन का मीनिंग वही है कि more than 80 or 90% of the shareholders can come together and take a certain action against the company. कंपनी ने अगर कुछ गलत किया है तो that is class action suit.
सूट मतलब क्या, लीगली जा सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में। टर्म समझ रहे, थोड़े बहुत फेमिलियर हो रहे हो लैंग्वेज से। अभी कंपनीज एक्ट ये इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, किसको अप्लाई होता है किसको नहीं होता है। The provisions of the act shall apply to, यहाँ पे एक्ट लिखा है, डोंट क्रिएट कंफ्यूजन कि रूल्स और केस लॉज भी अप्लाई हो गया, यहाँ पे एक्ट अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट लेग ऑफ द लॉ एक्ट अप्लाई हो रहा है। शैल अप्लाई टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब 2013 एक्ट के अंडर, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब 1956, करेक्ट, आपको समझ रहा है 1956 के अंदर, मतलब दोनों के लिए ये कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। अगर वो कंपनी इस एक्ट के अंडर फॉर्म हुई है या फिर पुराने एक्ट के अंदर फॉर्म हुई, उनको एप्लीकेबिलिटी 2013 के एक्ट के हिसाब से लगेगी, ठीक है, प्रोविजन सारे उसके लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेंस कंपनीज, एग्जाम्पल बताओ। यस, और यस, और बजाज फाइनेंस, यस करेक्ट, और आपको पता है बेसिकली, एग्जाम्पल समझे, इंश्योरेंस, इनको भी एक्ट एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट वेदर प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट, ब्रैकेट में क्या लिखा है वो भी समझो, एक्सेप्ट वेदर प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 और द IRDA एक्ट 1949, मतलब नहीं, हाँ, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, कौन सा क्या फॉलो करना पड़ेगा उस केस में, हाँ उनको वो फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, बेसिकली व्हाट दिस मीन्स, एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट, अगर उसके प्रोविजंस आर नॉट कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट को ऐसे पढ़ो, आर नॉट कंसिस्टेंट विद द IRDA, मतलब सेम नहीं है, सिमिलर भी नहीं है, कुछ अलग ही है, ये बोल रहा है एक्स, वो बोल रहा है वाई, वो एक्ट बोल रहा है वाई, तो उस केस में क्या होगा, हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, यस दैट वुड हैव अपर हैंड, एंड कंपनी एक्ट को हम लोग इग्नोर करेंगे। ऐसे कोई प्रोविजंस होते हैं, रहते भी है कि कंपनी एक्ट बोलता है एक है, IRDA बोलता है एक है, तो हमें IRDA फॉलो करना पड़ेगा, कंपनी एक्ट को इग्नोर करना पड़ेगा। बट अगर सेम है, सिमिलर है, तो देन वी कैन फॉलो कंपनी एक्ट, वी आर अलाउड। क्लियर है ये एक्सेप्ट वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, बैंकिंग कंपनी, किसी ने तो बैंकिंग सब्जेक्ट लिया था, वो बोलेगा, हाँ क्या था बैंकिंग रेगुलेशन में, एक्ट में आपने पढ़ा था ना, क्या था उसमें, सॉरी कैसे करने हैं, रिकॉर्ड, अच्छा आपने भी बैंकिंग लिया था, अच्छा रिकॉर्ड एज इन, अच्छा रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, उसके प्रोविजंस क्या है, बेसिकली वो सब दिया था, ओके फाइन। तो इसमें भी वही पॉइंट है, बैंकिंग कंपनीज एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेम मीनिंग उसका सेम ही, एक्सेप्ट। सेड एक्ट के लिए आप अंडरलाइन कर सकते हो, दोनों इसमें लिखोगे कंपनी एक्ट 2013, अगर आपको बाद में नहीं याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपनीज एंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा है, ठीक है, आपको इतना पता है ना कि जनरेशन कोई और करता है, सप्लाई कोई और करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोई और करता है, सप्लाई कोई और करता है, या फिर सेम भी रह सकता है, कर सकते हैं, हाँ, अभी वो हाँ धीरे धीरे हो रहा है प्राइवेटाइज, बट सो फार गवर्नमेंट इज डूइंग। तो इसमें क्या बोल रहा है, ऐसे कोई कंपनी जो ऐसे एक्टिविटीज में, अभी स्पेसिफिक एक इंडस्ट्री बताई है उन्होंने कि ऐसे भी कंपनीज को ये एप्लीकेबल होगा, हाँ RIL भी है, हाँ अदानी पावर भी है,
अदानी पावर भी है, यस यस, आपको आता है, पता है, ठीक है, मतलब बाहर क्या चल रहा है आपको पता है, हाँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 4 बुलेट्स। नेक्स्ट, एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। नहीं, फिर से पढ़ो, इस कंपनी के लिए कुछ अलग स्पेशल एक्ट लगेगा, उसको भी यही फॉलो करना पड़ेगा। मतलब वो भी लगेगा ये भी लगेगा, सिंपल है। एनी अदर कंपनी, एनी पे फोकस है, गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, फिर से एनी स्पेशल एक्ट पे फोकस है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स मतलब अभी, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स मतलब अभी टाइम के लिए जो चल रही है। अभी कौन से एक्ट हो सकते हैं, एग्जाम्पल दो। हिंदू फैमिली, HUF का एक्ट, ओके, और पर उसके लिए तो क्या लगेगा, बिजनेस, HUF का बिजनेस, राइट, हाँ हाँ, और सोल प्रोप्राइटरशिप, नहीं उसके लिए थोड़ी लगेगा मतलब वो नहीं, बिजनेस के ऊपर किस टाइप का बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है या कौन चला रहा है किसी का बिजनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन चला रहा है डिपेंड, एक्टिविटी। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, गवर्नमेंटाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे पंजाब नेशनल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पंजाब नेशनल बैंक की तरह गवर्नमेंटाइज्ड जो होती है वो, NGOs टाइप, ये सेक्शन 8 कंपनी हम लोग बोलते हैं इसको, एक्ट है, करेक्ट, उसके लिए भी ये अदर कंपनी हो, ये अदर कंपनी होगा, एनी अदर कंपनी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एनी अदर फॉर्म ऑफ कंपनी, उसके लिए भी एक्ट एप्लीकेबल होगा। एनजीओ मतलब सेक्शन 8 कंपनी हम लोग बोलते हैं, जिसका पर्पस क्या है, नॉट टू जनरेट प्रॉफिट्स बट टू डू एक्टिविटीज फॉर पब्लिक इन जनरल, हाँ, एनपीओ, यस, का नाही होणार, हाँ, तो इथे सांगितलं आहे का कंपनीज ऍक्ट, इधर बोला है क्या कि प्रॉफिट के लिए ही करना है कंपनी, कंपनीज एक्ट में कहीं भी मैंने अभी डिस्कस किया है कि कंपनीज एक्ट का पर्पस है प्रॉफिट मोटिव है, इतने सारे कंपनी तो लॉस में है, शार्क टैंक ही ले लो, आपका स्टार्टअप है, कंपनी है, वो भी कंपनी ही फॉर्म्ड है, इतना आपको पता होगा ना कि एज अ कंपनी ओनली दे आर वर्किंग, हाँ हाँ, तो उनके भी लॉसेस है, लेंस कार्ड लॉस में काम कर रहे हैं ना आज भी, शुगर कॉस्मेटिक भी लॉस में, यस, बोट प्रॉफिट में है, बोट इज ओनली इन प्रॉफिट, हाँ वो तो बाप का बिजनेस है, आई डोंट कंसिडर ओनली अ शार्क, हाँ फाइन, समझ रहा है, ऐसे कहीं पे लिखा नहीं है, इसलिए देयर इज अ सेपरेट सेक्शन जहां पे बोला है कि एनपीओ अगर उनका प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं तो उनके लिए क्या प्रोविजंस होते हैं, क्यों कंपनीज आया है, वो अपने सिलेबस में है, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या है उनका मोटिव, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, such body corporate which are incorporated by any act for the time being in force and as the central government may by notification specify in this behalf, इतना बड़ा सेक्शन सेंटेंस है, क्या समझा, पहले तो आपको एक क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट की टर्म है, ये आपको पता है क्या, चलो बॉडी कॉर्पोरेट समझते हैं पहले, पैनल नहीं, नहीं हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन देखते हैं पहले, फिर हम लोग आते हैं ऊपर के पॉइंट के ऊपर, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग डेफिनेशंस पे जाते हैं आपके, इसके लिए ना आई टेक रेफरेंस ऑफ LLP एक्ट, ठीक है, उसमें डेफिनेशन दिया है, कंपनीज एक्ट में दिया नहीं है, बट डेफिनेशन यहाँ से ही बोरो किया गया है, ठीक है, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू विद द लीगल टर्म्स, क्योंकि मुझे पता है बट आपको लीगली समझना चाहिए इसको, यस, पढ़ो, पूरा कंपनी लीगल पर्सन होता है ना वो,
ये डेफिनेशन ना हर जगह पे सेम है, चेंज नहीं होता है। सेक्शन 3 ऑफ द 1956 एक्ट एंड अभी का 2013 एक्ट एंड इंक्लूड, अभी ये एलएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें एलएलपी भी आता है, इसमें एलएलपी बाहर अगर इनकॉर्पोरेट किया है वो भी आता है, इसमें एलएलपी इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया है वो भी आता है, बट डज नॉट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन सोल और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। बॉडी कॉर्पोरेट में बोला है कि नहीं आता है, इसीलिए उसको कंपनी अप्लाई नहीं होगा। अभी उन्होंने एक्सक्लूजन दिया है यहाँ पे, डज नॉट इंक्लूड, बॉडी कॉर्पोरेट में ये नहीं आता है। क्या समझ रहा है इससे? बॉडी कॉर्पोरेट इक्वल टू अ कंपनी, और कंपनी मतलब हम लोग देखेंगे कंपनीज एक्ट में कि क्या है उसका मीनिंग, अभी हम लोग वहां पे आएंगे। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल इन आवर डेफिनेशन योर इन द पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे ऊपर, क्या था ये? सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब कौन से भी एक्ट के अंदर अगर वो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी वो भी आएगी, बट उसको नोटिफाई कौन करेगा? क्योंकि क्यों ये पॉइंट रेलेवेंट है, एंड बोला है उन्होंने, एंड मतलब वो हाँ, बेसिकली फर्स्ट सेंटेंस पे वेटेज तो है ही, प्लस ये भी दोनों कंडीशंस हुए तो ये एक्ट होगा एप्लीकेबल, तो कंपनीज एक्ट होना नहीं लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। एंड और का इतना रेलेवेंस है सिलेबस में, अगर आप थोड़ा भी चेंज करते हो ना सब चेंज होता है मीनिंग। फोकस ऑन एंड और, इसलिए मैं स्ट्रेस करता हूँ इसके ऊपर। सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। नोटिफिकेशन देना मतलब इनकम टैक्स की ड्यू डेट ये थी, अब ये हो गई, ये कौन नोटिफाई करता है? गवर्नमेंट। ये कौन से, चलो कौन से डिपार्टमेंट में आता है गवर्नमेंट के? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? गुड, ये डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है एंड शी नोटिफाइज दिस थिंग्स। उसके हाथ में ये पावर है कि वो कर सकती है नोटिफाई, एंड नोटिफिकेशन इनकम टैक्स की वो ही लाती है, और वो गवर्नमेंट लोगों को पता चलता है कि ड्यू डेट तो ये थी, चलो अभी उन्होंने एक्सटेंड की है क्योंकि निर्मला सीतारमण बोल रही है। अमित शाह कौन सा मिनिस्टर है? वहां पे कुछ चेंजेस हुए तो कौन लाएगा? अभी समझ रहे हैं कि एट द पीक ऑफ अ गवर्नमेंट अकेला नरेंद्र मोदी कुछ कर सकता है क्या? सब नीचे जो काम करे उनको भी काम करना पड़ेगा। साइन ठीक है, अप्रूवल तो लगेगा ही, बट नीचे काम करेगा तो अप्रूवल लगेगा ना। नीचे कुछ चेंजेस तुम लोग इम्प्लीमेंट करोगे तो ऊपर अप्रूवल लगेगा ना। बेसिकली हर एक मिनिस्ट्री को काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रेलेवेंस क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, इसलिए रूलिंग पार्टी का इंपॉर्टेंस है, इसलिए रूल्स का इंपॉर्टेंस है, इसलिए कंपनीज एक्ट है, इसलिए लॉ है। अब समझ रहे हैं? सर्कल, इट्स अ सर्कल बेसिकली। गवर्नमेंट अकेले नहीं काम कर सकता है, उस मोदी अकेला नहीं घूम सकता है सब जगह पे, उसको भी नीचे चाहिए लोग काम करने के लिए। हर एक मिनिस्ट्री के अलग अपने अपने रोल्स हैं, ठीक है? क्लियर है ये पॉइंट्स कि कंपनी एक्ट किसको एप्लीकेबल होगा? कुछ डाउट है इसमें किसी को? कुछ भी, एनीथिंग अभी आप पूछ सकते हैं, ठीक है? बढ़ो आगे। कंपनी मीनिंग एंड इट्स फीचर्स। अभी ना बेसिक मीनिंग और डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है? मीनिंग, ये वर्ड मीनिंग एंड डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है? डेफिनेशन को ब्रीफली मीनिंग में, वो मीनिंग में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। हाँ हाँ, ओके। यस, हाँ हाँ, मेरे को बराबर है। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट, ठीक है। लॉ में भी डेफिनेशन सेक्शन 2 में आते हैं, ठीक है? सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जितने भी डेफिनेशन है वो सारे सेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन दिस, सेक्शन 2 सबसेक्शन दिस, वो सारे डेफिनेशन आते हैं।
डेफिनेशंस आपको लर्न करनी ही पड़ेगी एज इट इज, देयर इज नो शॉर्टकट टू डेफिनेशंस। आपको मुंह पे रहने चाहिए डेफिनेशन, आपको बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे। सॉरी राइट, हाँ आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसमें कोई नहीं है कि रट्टा नहीं, इसमें मारना पड़ेगा रट्टा, सिर्फ सेक्शन 2 के लिए। डेफिनेशंस रहते छोटे हैं बट बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं उसमें। मीनिंग आपको जो समझता है आप वो लिख सकते हो, मीनिंग में वो खासियत है कि आपको यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगेगी कि ये क्या है, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। डिफरेंस समझा दोनों का, क्लियर है यहाँ तक? अभी बहुत से लोगों ने ना मीनिंग दिया है कि कंपनीज एक्ट मतलब या फिर ये बंदों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इनके मीनिंग भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझो कि वो क्या बोलना चाह रहे थे। ये गुजरे हैं, मेरे को भी नहीं पता, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ा ये क्यों दिया है, वाई, आई मीन कौन है ये बंदा जिसने ये लिखा था। नो रेलेवेंस इन सिलेबस, नथिंग, इंसर्ट किया है करने के लिए, आपके जो ओसीएम में करने के ना टाइम पास कॉन्सेप्ट वैसे ही किया उन्होंने, ठीक है। तो उसने क्या बोला चीफ जस्टिस मार्शल ने, अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, invisible, intangible, existing only in contemplation of law. Being a mere creation of law, it possesses only those properties the charter of its creation confers upon it, either expressly or an accidental into its very existence. कुछ नहीं समझा? समझा? क्या समझे? हाँ समझा, कैसे समझा? वो 11th में अकाउंट्स में पहले ही बता दिया था कि कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। हाउ? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ और अग्रीमेंट में हम एक कंपनी को एज अ पर्सन ही ट्रीट करते हैं, उसे एज ए लीगल एंटिटी मानते हैं। जो नेट प्रॉफिट वगैरह होता है वो कैपिटल जो होल्ड करता है उसको ट्रांसफर करता है, लेकिन कमा कंपनी ही रही है। हम ऑन पेपर यही दिखाते हैं कि ये कंपनी ऐसे ऐसे कमा रही है। परफेक्ट, जो आपने बोला वही बराबर है। यस, सामने नहीं समझा? फाइन, चलो हाँ। आपको रिलायंस दिखती है क्या कहीं पे बेचते हुए? रिलायंस ले लो, रिलायंस ले लो, विप्रो ले लो। बेसिकली वेदर यू कैन बाय एंड सेल रिलायंस एंड विप्रो फिजिकली। एक बैग है आपकी, स्टैक है, आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो। आप रिलायंस बेच सकते हो, खरीद सकते हो। मतलब कोई कंपनी, हाँ हाँ, मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ। टैंजिबल है रिलायंस, टैंजिबल का मीनिंग पता है ना? टैंजिबल है रिलायंस, टैंजिबल है रिलायंस। टैंजिबल कैसी है? क्या दिखती है आपको? दिख रही है, कंपनी है, बड़ा बेच सकते हो कि रिलायंस? मतलब एज अ पर्सन नहीं दिख रहा है, ये बोल रहे हैं क्या? हाँ वो ह्यूमन, वो है, दिख रही है आपको, ऐसे दिख रहा है आपको, रिलायंस दिख रही है, कंपनी तो दिख रही है। बट आप क्या कर सकते हो उसके? हाँ उससे आप क्या कर सकते हो, चलो बोलो आप बताओ। रिलायंस विप्रो आपको दिख रही है, करोगे क्या उसका? कैन यू ईट विथ रिलायंस? सिंपल, खा सकते हो रिलायंस, टेबल पे डिस्कस मीटिंग करते हैं, शादी करने रिलायंस के साथ कर सकते हो क्या? आप पार्टी के लिए जा सकते हो रिलायंस के साथ, अथर्व के साथ जा सकते हो, क्लास के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जा सकते हो, सिंपल दिख रहे हैं वो, एक्टिविटीज के साथ बात, आप बात कर सकते हो रिलायंस के साथ। लिविंग बेसिकली, हाँ लिविंग बीइंग, हर पॉइंट इज दैट। अभी समझ रहे हैं? आप खा नहीं सकते हो, बात नहीं कर सकते हो, ह्यूमन बीइंग के साथ कर सकते हो। इनटेंजिबल मतलब समझा अभी? इनविजिबल समझा? विजिबल है बट वो आर्टिफिशियल बीइंग है, इसीलिए वो इनविजिबल है। आर्टिफिशियल मतलब ऑन पेपर है, लीगली वो रिलायंस है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इट इज ऑन पेपर। हम लोग आर्टिफिशियल नहीं, हम लोग रियल है, वी आर, सब लोग, सबको दिखते हैं हम लोग, 2 पैर 2 हाथ सबको है, 2 आंख सबको है। आप समझ रहे हैं मीनिंग सबको? हम रिलायंस को बेच सकते हैं, रिलायंस कुछ बेच नहीं सकती, ऐसे वो है ना, रिलायंस का मैनेजमेंट बेचता है ना। हाँ, हम रिलायंस को बेच सकते हैं। हम कैसे बेच सकते हैं? जो मुकेश अंबानी, हाँ हाँ he can sell his company, right? हाँ, कंपनी सेल कर सकते हैं, कंपनी के शेयर सेल कर सकते हैं, कंपनी में सेल कर सकते हैं, मतलब कंपनी के सब्सिडरी सेल कर सकता है, वो रिलायंस नहीं बेच सकता है। रिलायंस बेचना होगा ना, उसको कंपनी बंद करवानी पड़ेगी, फिर वो रिलायंस बेच सकता है। अगेन द कंपनी दैट कम इनटू फोर्स, इसलिए यू आर रॉन्ग। एक्वायर कर लेते हो क्या है? एक्विजिशन मतलब एक कंपनी ऑलरेडी है, चल रही है, उसका लॉस में है बिजनेस, हम लोग उसको खरीद रहे हैं लीगली। हाँ हाँ हाँ, किसने लिया था ये? टाटा ने। क्यों लिया था?
लॉजिक, हाँ सिंपल, अब वो कम लॉस हाँ लॉस में ही है बट कम हो गया बेसिकली लॉस, बहुत क्योंकि जैगवार उनको ब्रांड खत्म नहीं करना था, इट वॉज अ गुड ब्रांड, सिर्फ उनको काम करते नहीं आ रहा था, उनके जो एक्टिविटीज है मैन्युफैक्चरिंग के प्रॉपर नहीं होते थे, इसलिए टाटा ने एक्वायर किया उनको। एक्वायर मतलब मैं पूरा कंपनी को टेक ओवर करा, आपको दिखाया कैसे किया, चलो ऐसे उसने छीना उसको, छपटा उसको, ऐसे नहीं रहता है, वो लीगली हो रहा है सब चीजें, इसलिए वो इनविजिबल है, इंटेंजिबल है। इसलिए वो कंटेम्परेशन हाँ हाँ हाँ, इसलिए वो वर्ड यूज किए हैं, इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, मतलब एज पर द लॉ, इन कंटेम्पलेशन मतलब एज पर द लीगल प्रोविजंस ऑफ द लॉ। क्लियर है यहाँ तक? बीइंग अ मियर, मियर का मीनिंग लिखो ओनली क्रिएशन ऑफ लॉ, इट इज ओनली क्रिएशन ऑफ लॉ एज पर दैट। It possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as accidental to its very existence. काय सर कर लो, क्या समझा? ट्राई करो, थोड़ा थोड़ा एफर्ट दो। ठीक है, रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस के पास प्रॉपर्टी कितनी है? एंटिलिया तो पता होगा सबको, ये तो सबको पता होना ही चाहिए, ईशा अंबानी के नाम पे जो किया है एंटिलिया। ईशा नहीं, किसके नाम पे है? गिफ्ट दिया था ना उसको, ईशा अंबानी के नाम पे। हाँ एंटिलिया, यस, गिफ्ट दिया उसको। पता है एंटिलिया? जिसको पता है, हाँ, वो रिलायंस की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट है, हाँ अंबानी की है बेसिकली। हाँ, रिलायंस का ऑफिस कहाँ पे है? हाँ बहुत जगह पे है। क्या कल जाके मैं मेरा ऑफिस जा सकता हूँ रिलायंस में? नहीं जा सकता। तो रिलायंस के नाम पे प्रॉपर्टी है, रिलायंस लीगली वहां से काम करता है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। वही वो बोल रहा है, इट इज क्रिएटेड बाय रिलायंस इटसेल्फ। रिलायंस ने खुद ने पैसे कमा के वो बिल्ड किया है इतनी बड़ी बिल्डिंग। वो एंटिलिया भी खुद के पैसे से ही बना है, बट वो खुद के पर्सनल पर्पस के लिए बना है, खुद के बेटे के लिए बना है, ईशा अंबानी के लिए बना है, वो पर्सनल पर्पस हो गया। पर्सनल प्रोफेशनल पर्पस समझता है ना, बिजनेस पर्पस अलग अलग रहता है। ये प्रॉपर्टी आप मिक्स नहीं कर सकते, आप ला सकते हो इसको, लीगली ला सकते हो पर्सनल प्रॉपर्टी को प्रोफेशनल बिजनेस प्रॉपर्टी के लिए, बट मिक्स नहीं कर सकते हो इसको। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इट आइदर इट इज क्रिएटेड बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस और इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। बाय लॉ कौन से प्रॉपर्टी क्रिएट होते हैं? प्लान्स हो सकते क्रिएट बाय लॉ। लैंड ले लिया हमने, हम लोग फैक्ट्री बना रहे हैं, पैसे हमारे पास धीरे धीरे आ रहे हैं, हमने लोन लिया है। लोन हम लोग किससे लेते हैं? बैंक से। बैंक का भी एक एक्ट है, हम लीगली ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, दैट इज हाउ इट कम्स इनटू लीगल एग्जिस्टेंस। लीगली हम लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हमने खुद से एफर्ट नहीं दिया, हम लोग बैंक से पैसा ले रहे हैं, खुद की फैक्ट्री बना रहे हैं। अब समझ रहा है पर्पज या डेफिनेशन का, ये मीनिंग का, कि ये बंदा क्या बोलना चाह रहा है कि व्हाट इज कंपनीज एक्ट। क्लियर है कंपनी क्या है बेसिकली? ठीक है, अभी एक और प्रोफेसर है, प्रोफेसर हैने, वो क्या बोल रहा है? A company is an incorporated association which is an artificial person created by law. Same, starting same ही artificial person है, having a separate entity with a perpetual succession and a common seal. चलो अभी बताओ, बहुत सारे वर्ड है इसमें। जो अभी हमने डिस्कस किया, एग्जिस्टेंस उसका अलग है, मतलब मुकेश अंबानी इंडिविजुअल है बट रिलायंस अलग है, दोनों एक नहीं है। मतलब मुकेश अंबानी मर गया, रिलायंस मर नहीं सकता है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है, कंपनी अलग है, सेपरेट एंटिटी है। कल जाके जो NMACC स्टार्ट किया अभी नीता अंबानी ने, NMACC बजा है, फाइन, इंस्टाग्राम तो होगा ना सबका। हाँ तो क्या करते हो फिर? हाँ कल्चरल सेंटर है, हाँ वो जो स्टार्ट किया है, अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया तो वो बंद हो जाएगा क्या? क्यों, चलेगा ही ना वो, इसीलिए वो एग्जिस्टेंस उनका अलग है, एंटिटी अलग है, सेपरेट एंटिटी है। ये क्लियर है? हाँ चला ही ना, रिलायंस चला ही ना, बंद थोड़ी हुआ, वो गो ऑन होता ही रहा ना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, परफेक्ट, हाँ हाँ वही, वहाँ पे मैं पहले क्या समझाऊँ, समझाऊँ? हाँ,
परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या? जैसे हमने मरने का एग्जांपल दिया, कंपनी कभी मरेगी क्या? बढ़ सकते हैं, लेकिन दैट इज ओनली परपेचुअल सक्सेशन। कि रिलायंस का इन केस मुकेश अंबानी डाइज, रिलायंस मरेगा क्या? दो बेटे हैं, एक बेटी है, तीन बहुए, दो बहुए है, वाइफ है, क्या करेंगे ये लोग? आगे तो बिजनेस लेके जाएंगे ना। दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। इसका मीनिंग क्या है? ओनर कैन डाई, कंपनी डज नॉट डाई। ओनर कैन go in jail and do some fraud, company does not come into death। कंपनी लीगली बंद कर सकते हैं हम लोग। हाँ, रॉयल साइड जैसा अभी चल रहा है, लेकिन मेरे परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यस। समझ रहे हैं अभी रेलेवेंस परपेचुअल सक्सेशन का? कि कंपनी चलने वाली है, बंदे को कुछ भी हो जाए, बंदा रिटायर हो जाए, बंदा कुछ कमा ना ले, कंपनी तो अर्न कर रही है ना, कंपनी तो प्रॉफिट में जी रही है ना। क्लियर है परपेचुअल सक्सेशन? कॉमन सीन कमिंग टू द स्टैम्प पार्ट। मतलब एग्जाम्पल, आपने एडमिशन लिया हमारे क्लास में, मैम ने साइन किया, मैम ने रिसिप्ट पे स्टैम्प किया, उसका क्या मीनिंग हुआ? अप्रूवल दिया। यस यस, परफेक्ट। कभी आपने शेयर सर्टिफिकेट देखा है क्या किसी ने? किसी आपके पेरेंट्स ने शेयर्स दिए होंगे या फिर कुछ, चलो शेयर छोड़ो, एफडी का सर्टिफिकेट देखा है बैंक का? हाँ, बैंक का नाम आता है, बैंक का सिग्नेटरी का ये आता है स्टैम्प। दैट इज व्हाट, कि इनकेस आगे जाके तुमसे कुछ मिसप्लेस हुआ या हमसे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वी हैव द लीगल डॉक्यूमेंट, जिससे समझे कि आपका एफडी है बैंक में। आर वी गेटिंग कॉमन सील का मीनिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स? कि क्या कॉमन सील का रेलेवेंस है? हाँ स्कूल का भी रहता है, जैसे हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आजकल ये होता नहीं है क्योंकि आजकल सब ये है, ई पेपर है, ऑनलाइन ऑनलाइन सिग्नेचर होते हैं सारे। हम लोग लिख के नहीं करते क्योंकि लिख के भी फ्रॉड होते हैं आजकल, तो आपको पता होगा लिख के कितने फ्रॉड होता है, फॉर्जरी होती है। तो आजकल डिजिटल सिग्नेचर्स आए हैं कि डिजिटली वी कैन साइन। पर वो टेक्नोलॉजी का वे ना कि बनावट सिग्नेचर और एक्चुअल सिग्नेचर में फर्क पता चलता है, बट लीगली डिजिटल सिग्नेचर ही यूज होता है। हाँ हाँ, करेक्ट। क्लियर है कॉमन सील? यहाँ तक वी आर फाइन? अभी एक सेकंड, हाँ, सिर्फ हम लोग लास्ट 3.4 लाइन देखते फिर स्टॉप करते हैं कि एज पर द एक्ट अभी क्या है कंपनी। इतना हमने दो लोगों के बारे में डिस्कस किया कि उन्होंने क्या बोला। एज पर द एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, कंपनी एक्ट डिफाइन करता है कंपनी। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये हमने कहाँ पे देखा था? ये लाइन एप्लीकेबिलिटी में सेम है, सेम कॉपी पेस्ट किया है उन्होंने, कुछ नया नहीं है। ये आपने डिस्कस भी किया था। एज वी शैल प्रोग्रेस, डेफिनेशन खत्म है, इतना ही है, इतना ही है डेफिनेशन एज पर द एक्ट। हाँ हाँ, लर्न होना चाहिए ना कल तक। हाँ ठीक है, हाँ तो मैं 10 दिन बाद पूछूंगा। ठीक है, एज वी शैल प्रोग्रेस द मीनिंग ऑफ द टर्म, अभी मीनिंग डिटेल में होगा। ये तो हमने डेफिनेशन देख ली, डेफिनेशन वैसे भी छोटे ही रहता है, मीनिंग बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा डिटेल में, वो हम लोग देखेंगे कल के लेक्चर में। व्हाट डज द कंपनी मीन एंड उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब यस, फीचर्स ऑफ द कंपनी एज द लीगल एंटिटी। सो फार वी आर गुड। हाँ लिख सकते हैं अपने वर्ड, लीगल लैंग्वेज आनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अपना अपने मतलब में ही 4 में से आपको 1.5 मार्क मिलता है। ट्रस्ट मी, लॉ में बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, आपके वर्ड्स आपका खेल है। लॉ में यू शुड बी सो ऑन पॉइंट। और मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि 4 मार्क के लिए आपको 8 लाइन लिखनी पड़ेगी, 4 मार्क के लिए आपको 3 पेज लिखने पड़ेंगे, नेवर। 4 मार्क के लिए आप एक पैराग्राफ भी लिखो या फिर 4 पॉइंट्स भी लिखो ना, और अगर वो रेलेवेंट हो ना, फुल मार्क्स मिलते हैं। लॉ में ट्रस्ट में फुल मार्क्स मिलते हैं, आउट ऑफ 60 नहीं बोल रहा, ईच क्वेश्चन में बोल रहा। आउट ऑफ 60 किसी को नहीं मिलेंगे, बट ईच क्वेश्चन यू कुड गेट फुल मार्क्स अगर आप उतने अच्छे पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, आर वी गुड टिल हियर? स्टॉप करें आज के लिए? नहीं, हाँ, उनको सेक्शन नंबर सब लोग लिखते नहीं है, दैट इज द वीक पॉइंट, ड्रॉबैक ऑफ लॉ। सेक्शन नंबर सबको याद रहते नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि आपको जितना याद रहता है उतना याद रखो,
रेलेवेंट याद रखो सेक्शन, बट गलत मत लिखो सेक्शन। गलत लिखा तो वहां पे ही शुरू आंसर स्टार्ट करते हैं, आपने भले आगे अच्छा लिखा हो, वहां पे ही 0 मार्क्स, क्योंकि सेक्शन नंबर ही रॉन्ग है। क्योंकि ये सेक्शन ये बोलता ही नहीं है ना, आपने कल लिखा नहीं लिखा क्या फर्क पड़ता है, समझ रहा है सेक्शन का, इसलिए वहां पे मार्क्स कटते हैं। सेकेंड इज आपकी हैंड राइटिंग, आपका प्रेजेंटेशन, दैट मैटर्स अ लॉट। क्यों? थ्योरेटिकल पेपर, हाँ एक तो theoretical है, एक तो legal हाँ, नहीं है, बहुत सॉरी, complicated होती है, legal हाँ हाँ आपका हाँ, क्या समझ में आएगा वो इसीलिए फुल मार्क्स नहीं मिलते। ये आपके आंसर आपने मेरे को दिया। यू कैन गेट 50, यू कैन गेट 45 प्लस, बट क्रॉसिंग 50 इज रैंकर्स इन लॉ, 50-55 फॉर दैट मैटर, वो आपको टारगेट करना चाहिए। क्योंकि लॉ इजी है, बट आपको समझेगा तो आपको इजी जाएगा, नहीं समझेगा तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, स्टॉप करते हैं आज के लिए। ओके, थैंक यू।